नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। आज 28 दिसंबर है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध रोज के समसामयिक विषयों से होता है। न केवल समसामयिक विषयों पर चर्चा करेंगे बल्कि इनसे संबंधित बेसिक जानकारी पर भी चर्चा करेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करें। इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते हैं कल के वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न पर। तो कल के वीडियो के अंत में पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि वर्ष 2021 में G7 सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ऑप्शन थे ब्रिटेन, भारत, अमेरिका, फ्रांस। तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन G7 सम्मेलन की मेज़बानी करेगा वर्ष 2021 में और अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वारा आमंत्रित किया गया है G7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए। तो चलते हैं वीडियो के आज के पहले प्रश्न पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट से किस टाइगर रिजर्व में पहले बाघ को स्थानांतरित किया गया है। ऑप्शन है पन्ना टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, पालामू टाइगर रिजर्व, राजाजी टाइगर रिजर्व। तो इसका आंसर होगा राजाजी टाइगर रिजर्व। तो उत्तराखंड के वन विभाग ने जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से राजाजी टाइगर रिजर्व में पहले बाघ को स्थानांतरित कर दिया है और यह राजाजी टाइगर रिजर्व में बाघों की जनसंख्या घनत्व को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसके साथ ही जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में की गई थी और ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और उसके साथ साथ ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी है। बाघ संरक्षण क्षेत्र भी ये भारत का पहला है और इसके साथ ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है और इस क्षेत्र में बंगाल टाइगर के संरक्षण किया जाता है। इसके साथ ही भारत में बाघों की स्थिति देखें तो बाघ IUCN की लाल सूची में संकटग्रस्त हैं और इसके साथ ही भारत में वैश्विक बाघों की आबादी का 70% हिस्सा भारत में निवास करता है और भारत में बाघों के संरक्षण के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे अधिक है और इसी प्रकार से देखें तो भारत में नेशनल पार्क वह कौन सा है, टाइगर रिजर्व कौन सा है जहाँ बाघों की संख्या सबसे अधिक है। तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है। वही राज्य कौन सा है जिसमें बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो राज्य है मध्य प्रदेश। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि पर्यावरण मंत्रालय ने किस पक्षी के संरक्षण के लिए फायर फ्लाई वर्ल्ड डाइवर्ट पहल शुरू किया है। ऑप्शन है ब्लैक फॉल्कन, ब्लैक हेडेड क्रेन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, घरेलू गौरैया। तो इसका आंसर होगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी ने पोखरण क्षेत्र में हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आबादी की रक्षा के लिए फायर फ्लाई वर्ल्ड डाइवर्ट पहल को शुरू किया है। एनजीटी के अनुसार हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की मृत्यु होती है, कई बार इनको हानि पहुंचती है, जिसके कारण इस पहल की शुरुआत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया है। इस पहल के तहत पावर लाइनों पर फायर फ्लाई वर्ल्ड डाइवर्ट स्थापित किए जाएंगे और ये पक्षियों के लिए रिफ्लेक्टर का काम करेंगे और बड़े पक्षी द्वारा ये आसानी से देखे जा सकते हैं और इन्हें बिजली लाइनों के साथ टकराव से बचाया जा सकेगा इस पहल के द्वारा। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पर एक दृष्टि डालें तो ये IUCN की लाल सूची में घोर संकटग्रस्त हैं और ये भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। इसी प्रकार यह मुख्य रूप से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है और इसके साथ ही यह राजस्थान का राज्य पक्षी भी है। चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिम मानसून 2020 के सीजन की अंतिम रिपोर्ट किसने जारी की है। ऑप्शन है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मौसम विज्ञान मंत्रालय या नीति आयोग। तो इसका आंसर होगा भारतीय मौसम विभाग। भारतीय मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून 2020 के सीजन की अंतिम रिपोर्ट जारी की है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ और इस वीडियो पर आज का हमारा टारगेट रखते हैं लाइक्स का, 50 लाइक्स का टारगेट रखते हैं और ये 50 लाइक का टारगेट आप लोगों के सहयोग से ज़रूर ही
पूरा होगा। तो भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने दक्षिण पश्चिम मानसून 2020 के सीजन की अंतिम रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट में भारत के विभिन्न हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाले औसत वर्षा को बताया गया। इसके साथ ही इस मौसमी मानसून के दौरान एक चक्रवाती तूफान निसर्ग का भी जिक्र किया गया, जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, जिसका नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 में हुई थी और यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम करता है। यह मौसम संबंधी भविष्यवाणी और भूकंप विज्ञान के लिए जिम्मेदार एक प्रमुख एजेंसी है और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। भारतीय मानसून पर एक दृष्टि डालें तो भारतीय मानसून या मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई और मानसून मौसमी हवाएं हैं जो भारतीय क्षेत्र में वर्षा लाती हैं। मौसमी हवाएं एक वर्ष में 2 बार अपनी दिशा बदलती हैं। जैसे कि भारत गर्मियों में दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं चलती हैं और सर्दियों में उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं को से वर्षा प्राप्त करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर के बीच भारत में अधिकांश वर्षा लाता है। इसी प्रकार देखें तो दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाएं हैं, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। इस चित्र में यदि हम इस चीज़ को समझने का प्रयास करें तो ये समर का सीज़न है यानी गर्मियों का, और ये विंटर है सर्दियों का। तो यहाँ पर गर्मियों के मौसम में अभी हमने देखा कि जो साउथ वेस्ट मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये हिंद महासागर से भारतीय प्रायद्वीप की तरफ बढ़ता है और अरब सागर की ओर एक शाखा मुड़ जाती है और एक शाखा बंगाल की खाड़ी से होते हुए उत्तर पूर्व भारत की ओर बढ़ती है। तो इसी प्रकार अगर देखें तो शीत ऋतु में सर्दियों में एक जो पवनों का प्रवाह है वो उत्तर पूर्व भारत से दक्षिण पश्चिम की ओर हो रहा होता है, तो ये उत्तर पूर्व मानसून कहलाता है। और जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है वो हिंद महासागर से उत्तर भारत की ओर प्रवाहित हो रहा होता है, जो 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। कारण क्या होता है? प्रायद्वीपीय भारत का आकार इसको 2 भागों में बांट देता है, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा में। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि ATP यानी कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स पुरस्कार 2020 के विजेता हैं फ्रांसिस टियाफो, सेरेना विलियम्स, एंडी मुरे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा फ्रांसिस टियाफो। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल पुरस्कार ये केवल टेनिस के खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। इसमें फ्रांसिस टियाफो के अतिरिक्त नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, राफेल नडाल को भी ATP पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोवाक जोकोविच ने 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, दुबई टेनिस चैंपियनशिप, इटालियन ओपन का खिताब जीता और वह ATP रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर हैं। इसके साथ ही कोविड-19 महामारी के दौरान सामाजिक कार्य करने के लिए फ्रांसिस टियाफो को आर्थर एस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया और राफेल नडाल को 13वीं बार फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल खिताब जीतने के लिए स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड और रोलैंड गैरोस अवार्ड से सम्मानित किया गया। रोजर फेडरर को सिंगल्स में फैंस फेवरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा का प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा। प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन अगरतला, धर्मनगर, सबरूम, उदयपुर। तो इसका आंसर होगा सबरूम। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा त्रिपुरा के प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना को मंजूरी दी गई है और यह प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र दक्षिणी त्रिपुरा के सबरूम जिले में स्थापित किया जाएगा और यह विशेष रूप से कृषि उत्पादों से जुड़े प्रसंस्करण उद्योग पर केंद्रित होगा। इसके साथ ही विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 के तहत की जाती है और किस मंत्रालय के द्वारा की जाती है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा की जाती है। इसके साथ ही देखें तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसे विशिष्ट क्षेत्र होते हैं जिनके भीतर देश के सामान्य टैक्स लॉज लागू नहीं होते। इस क्षेत्र में जो कंपनियां लगाई जाती हैं उनको लगाने का उद्देश्य देश से निर्यात को बढ़ावा देना है और उनके लिए ऐसे कानूनों को लागू करना है जिससे देश से अधिक
निर्यात हो सके, और जो दूसरे टैक्स लॉज हैं जिसकी वजह से उनके उत्पादन प्रक्रिया में बाधा हो सकती है उनको वहाँ पर लागू नहीं किया जाता है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को स्थापित करने का उद्देश्य क्या होता है? निर्यात को बढ़ावा देना। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन करेंगे कहाँ? कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन करेंगे, और ये जो उद्घाटन है ये दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर की जाएगी, जो देश की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन होगी। और इस नई पहल से सुविधापूर्ण यात्रा और गतिशीलता में वृद्धि के एक नए युग की शुरुआत माना जाएगा इसे। और चालक रहित मेट्रो ट्रेन पूरी तरीके से स्वचालित होगी, जिससे मानवीय भूल की संभावना भी समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर पूरी तरह से संचालित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे देश के किसी भी भाग में भी जारी किए गए रुपए डेबिट कार्ड धारक इसका इस्तेमाल कर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में यात्रा कर सकेंगे। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100वीं किसान रेल महाराष्ट्र और किस राज्य के मध्य शुरू की है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करना ना भूलें। तो चलते हैं इसमें इसके डिटेल्स में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र में संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहली किसान रेल 7 अगस्त 2020 को देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के लिए शुरू की गई थी। इसी प्रकार देखें तो किसान रेल का उद्देश्य देश में कृषि उत्पादों के त्वरित परिवहन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पाद हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने की बिना बाधा की आपूर्ति की श्रृंखला को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। इसी प्रकार देखा जाए तो इस परिवहन में फल और सब्जियों के लिए 50% की सब्सिडी भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि आर्थिक और व्यापार अनुसंधान केंद्र के अनुसार भारत किस वर्ष तक विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन जाएगी? ऑप्शंस हैं वर्ष 2023, 2025, 2027, 2029। तो इसका आंसर होगा 2025। आर्थिक और व्यापार अनुसंधान केंद्र, जो कि ब्रिटेन का एक संस्था है, ब्रिटेन स्थित आर्थिक और व्यापार केंद्र के अनुसार वर्ष 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। भारत 2019 में ब्रिटेन से आगे निकलते हुए 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गई थी, लेकिन वर्ष 2020 में 6ठे स्थान पर वह वापस गिर गई भारतीय अर्थव्यवस्था। इसका मुख्य कारण था वर्ष 2020 में रुपए का कमज़ोर होना। इस अनुमान के अनुसार वर्ष 2027 तक भारतीय अर्थव्यवस्था जर्मनी और 2030 तक जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का अनुमान इस संस्था द्वारा लगाया गया है। किसके द्वारा? आर्थिक और व्यापार केंद्र के द्वारा। और ये कहाँ? आर्थिक और व्यापार अनुसंधान केंद्र के द्वारा ये लगाया गया। और ये कहाँ की संस्था है? ब्रिटेन की संस्था है। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 1000 वर्ष पुरानी परंपरागत कला मोनपा को पुनर्जीवित किया। मोनपा किस राज्य से संबंधित परंपरागत कला है? ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 1000 वर्ष पुरानी परंपरागत कला मोनपा को अरुणाचल प्रदेश का हस्त निर्मित कागज उद्योग है उसे पुनर्जीवित किया है। मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण कला की शुरुआत 1000 वर्ष पूर्व की गई थी, और यह कला अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थानीय रीति रिवाजों और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन गई थी। इसके साथ ही यह कला यहाँ के लोगों की आजीविका का भी हिस्सा बन चुकी थी। और मोनपा को स्थानीय भाषा में मोनशुगु कहा जाता है। इस कागज का एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि यह बौद्ध मठों में धर्म ग्रंथों और स्तुति गान लिखने के लिए उपयोग किया जाने वाला
कागज़ है और यह कागज़ शुगु शेंग नामक स्थानीय पेड़ की छाल से बनाया जाता है, जिसका अपना औषधीय मूल्य भी है। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है और इसकी राजधानी ईटानगर है। इसकी सीमाएं असम, नागालैंड और भूटान, चीन और म्यांमार के साथ ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। भारतीय राज्य असम और नागालैंड के साथ इसकी सीमा लगती है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और राज्यपाल बीडी मिश्रा हैं। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि फेसबुक की डिजिटल करेंसी लिब्रा एसोसिएशन को अब किस नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन है लिब्रा, डॉलर, डायम, लेवे। तो इसका आंसर होगा डायम। फेसबुक की डिजिटल करेंसी लिब्रा एसोसिएशन को अब डायम नाम से जाना जाएगा। फेसबुक द्वारा जून 2019 में अपनी क्रिप्टो करेंसी लिब्रा को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन वैश्विक मानकों को लेकर इस पर रोक लगा दी गई थी। अब डायम को जनवरी 2021 में लॉन्च करने की संभावना है। तो ये थे हमारे आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। चलते हैं वीडियो के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न पर, जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो प्रश्न है कि स्वाधीनता सड़क किन देशों के मध्य स्थित है। स्वाधीनता सड़क किन देशों के मध्य स्थित है। ऑप्शन है भारत और नेपाल, भारत और भूटान, भारत और बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और वीडियो के अंत में पूछा जाने वाला प्रश्न पीछे की तारीखों में, पिछले डेट्स में जो भी हमारे करंट अफेयर्स आए हैं, जो भी हमने वीडियो में डाले हैं, उनमें से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप यदि रेगुलर बने हुए हैं तो प्रश्न का उत्तर जरूर दे सकते हैं। और उसके साथ साथ यदि आप हमसे आज ही जुड़े हैं तो आप अपने ज्ञान से भी इसका उत्तर दे सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और जिन लोगों ने भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।